गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये आपके संस्कृत का सेट है। लास्ट कुछ सेट डिस्कस हो चुके हैं। संस्कृत के सेट में ऑल टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपके झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए जो 100 मार्क्स का पेपर है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेट है। जिन लोगों ने भी संस्कृत लैंग्वेज रखा है झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए, वो लोग इस सेट को देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अवगम में प्रत्यय है। शब्द आपका दे दिया गया है, अवगम में प्रत्यय है। इसमें आपको प्रत्यय बताना है। प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, कारक, ये सारे आपके सिलेबस में मेंशन कर दिया गया है। आपको इन सब का सूत्र पढ़ना है। सूत्र का एक एक एग्जाम्पल लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो जितने भी ग्रामेटिकल पोर्शन है, अभी टाइम है आपके पास, आप रोज एक पोर्शन को देख सकते हैं, या फिर एक दिन सेट कर लीजिए कि आज संधि का सारा सूत्र करेंगे, वैसे कारक का करेंगे, समास का करेंगे, या स्त्री प्रत्यय हुआ या जो उपसर्ग प्रत्यय है वो पूरा करेंगे। तो अगर आप इस तरीके से अपना सिलेबस सेट कर लेते हैं तो आपका सिलेबस जो है लिमिटेड टाइम पीरियड में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, अवगम्य में प्रत्यय है। ए अक्ता प्रत्यय, बी कत्वा प्रत्यय, सी ल्यप प्रत्यय, या डी तल प्रत्यय। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आपके एग्जाम में आपको पता होगा कि नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग मीन्स आप अगर गलत आंसर करते हैं तो आपका 1 नंबर कैंसिल हो जाएगा, और वही आप अगर करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें क्या बताना है? अवगम्य में प्रत्यय है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ल्यप प्रत्यय। ठीक है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगता है? लप प्रत्यय लगेगा। अवगम्य में लप प्रत्यय लगेगा। लप का प्रयोग करके अर्थ में प्रयुक्त होता है यदि धातु गम है। जैसे इसमें धातु क्या है? गम धातु है। इससे पूर्व इसमें क्या देखेंगे? उपसर्ग आया है, तभी इसका अव हुआ है। ठीक है, अव उपसर्ग लग के उसके बाद इसमें प्रत्यय क्या आया है? लप प्रत्यय आया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया है? लप प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्यंत्यय। व्यंत्यय में प्रत्यय है। व्यंत्यय में आपसे प्रत्यय पूछा गया, शब्द दे दिया गया है कि व्यंत्यय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ए क्षत्रि, बी सानच, डी अण, सी अण, या डी ढक। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ढक। आपका मूल शब्द हो जाएगा विनीता। विनीता में ढक प्रत्यय लगता है, तब क्या होगा? वो व्यंत्यय। ठीक है, विनीता से उत्पन्न होने वाले को व्यंत्यय कहते हैं। तो इसमें जो विनीता शब्द है वो क्या है? स्त्री शब्द है। स्त्री शब्द है, तो स्त्री शब्द का आप सूत्र है स्त्रीभ्य ढ्योक विनीत या विनीता। तो व्यक्तिवाचक है, ये शब्द आपका क्या है? व्यक्तिवाचक है। इसका भी एक रूल है, मतलब नियम है, उसका सूत्र है। अगर वो आप सूत्र याद रखेंगे कि कैसे स्त्री प्रत्यय बनाया जाता है तो आपको इतना रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक महत्वपूर्ण नियम है कि संज्ञा के प्रत्यय को जोड़कर अपत्य अर्थात संतान मूलक अर्थ वाले शब्द बनते हैं। जैसे कि आप कुंती से कौन्तेय पढ़ेंगे, राधा से राधेय पढ़ेंगे, तो उसी तरह विनीता से व्यंत्यय शब्द हुआ है। तो ये क्या है? इसको उसके जो संतान होते हैं उनसे जोड़कर, जैसे वसुदेव है, वसुदेव से वासुदेव हुए हैं, तो इस तरीके से इसमें क्या किया जाता है? प्रत्यय जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नद्याम जलम अस्ति। नद्याम जलम अस्ति आपका एक वाक्य दिया हुआ है, उसमें आपसे पूछा गया कि जो रेखांकित है या जो अलग कलर से लिखा हुआ है नद्याम शब्द में रेखांकित अंश में कौन सी विभक्ति है। तो आपको मैंने बोला है कि आप कारक पढ़ेंगे तो आपको कारक के चिन्ह और सूत्र के साथ, उदाहरण के साथ आपको याद होना चाहिए। तो आपको उदाहरण अगर याद रखते हैं या उसके कारक के चिन्ह भी याद रखते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली आंसर कर पाएंगे। आपका लाइन क्या था? नद्याम जलम अस्ति में रेखांकित अंश में या जो कलर जो चेंज है उसमें कौन सा विभक्ति है। ए चतुर्थी, बी पंचमी, सी षष्ठी, या डी सप्तमी। इसमें आपको बताना है कौन सा विभक्ति है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सप्तमी। ठीक है, अब इसके लिए आप शब्द रूप पढ़िए। शब्द रूप में क्या हो जाता है, नद्याम, नद्यो, नदीशु, सप्तमी में अगर आप आते हैं तो। ठीक है, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको धातु रूप शब्द रूप जो दिया हुआ वो आपको याद करना ही है, और जितना जल्दी आप याद कर लेंगे या लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बेटर होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा किसकी बहन थी? ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको पूछ दिया गया है कि सुभद्रा किसकी बहन थी। तो आप महाभारत देखे होंगे, इतना आप महाभारत से रिलेटेड कहानी पढ़े होंगे, तो उसमें आप श्री कृष्ण को देखते हैं या फिर जितने 5 पांडव है, कौरव, उन सबको देखते ही हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि सुभद्रा किसकी बहन थी। ऑप्शन ए अर्जुन की, बी कृष्ण की, सी अश्वत्थामा की, या डी नकुल की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, किसकी बहन थी? बी कृष्ण की। सुभद्रा कृष्ण की बहन थी, अर्थात वसुदेव की पुत्री हुई। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु हुआ। इतना थोड़ा बहुत लाइन आपको जानना जरूरी है। कहा जाता है कि सुभद्रा के पति अर्जुन है। व्युत्पत्ति के आधार पर सुंदर का एक अर्थ भी है भद्र। सुभद्रा मतलब जो सुंदर होता है उसको बोला जाता है सुभद्र। ठीक है, इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, इसमें आपसे पूछा गया है कि उसकी किसकी बहन थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माद्री माता थी, यह भी महाभारत से ही है। माद्री किसकी माता थी? ए युधिष्ठिर की, बी नकुल की, सी भीम की, या डी द्रोण की। यह भी वेरी इजी क्वेश्चन। माद्री किसकी माता थी? कुंती के जो थे, उसके बाद जो बचे थे नकुल सहदेव, ये किसके पुत्र थे? माद्री के थे। ठीक है, प्राचीन ये माद्री जो है मद्र देश की राजकुमारी थी, और ये जो पांडु थे उनकी ये पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जयद्रथ किसके हाथों मारा गया? जयद्रथ किसके हाथों मारा गया? ऑप्शन ए कृष्ण, बी बलराम, सी अर्जुन, डी भीम। तो इसमें आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जयद्रथ जो है अर्जुन के द्वारा मारा गया था। जयद्रथ अर्जुन के द्वारा मारा गया। इसमें अगर उतना डिटेल अगर आप जाएंगे तो उसमें डिटेल पता होगा कि उनको क्या श्राप मिला था, उनका मतलब कोई भी अगर आप माइथोलॉजिकल कुछ भी पढ़ेंगे तो कौन किसके द्वारा मारा जाता है इसके पीछे एक स्टोरी होता है। तो आप वो स्टोरी अगर पढ़ते हैं तो आपको नॉलेज होता है, नहीं पढ़ते हैं तो आप एक आंसर के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं, रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलभत में कौन सा लकार है? हाँ, यही अगर आपको पूरा साहित्य का जो आपका सिलेबस है उसमें अगर आपको चैप्टर दिया हुआ है कि पूर्व मेघ कालिदास या उत्तर रामचरित, तो उससे रिलेटेड आपको सारा डिटेल पढ़ना है। अगर उत्तर रामचरित है तो उसमें कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, ये सब पढ़ना है। उसमें कौन कौन से कैरेक्टर है, कौन सा विदूषक है, कौन सा नायक नायिका है। उसी तरीके से आपको अभिज्ञान शकुंतलम, कादम्बरी, शिशुपाल वध, किराता अर्जुनियम, यहाँ आपको किराता अर्जुनियम दिया हुआ है तो किराता अर्जुनियम पढ़ना है। रघुवंशम आपके सिलेबस में नहीं है। शिवराज विजय है तो शिवराज विजय का जो भी उसमें कथानक है, नायक नायिका है, विदूषक है, वो सारा कुछ पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलभत में कौन सा लकार है? आपको एक शब्द दे दिया गया और आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा लकार है। तो आपको कितने लकार पढ़ने हैं? आपको लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग, लट लंग लकार और लिट लकार पढ़ना है। तो ये 5 लकार आपको पढ़ना है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा लकार है। ऑप्शन ए लट लकार, बी लोट लकार, सी लंग लकार, या डी विधिलिंग। तो अगर आपको धातु रूप याद है तो आप क्वेश्चन देख के बता देंगे कि इसमें कौन सा लकार है। लंग लकार है। लंग लकार मतलब पास्ट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा महे में वचन है। आपको फिर धातु रूप से पूछा गया है, शब्द आपको दे दिया गया है। शब्द क्या है आपका? सेवा महे। सेवा महे में वचन कौन सा है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या अवचन? अवचन तो कुछ होता नहीं है। तो आपके जो 3 ऑप्शन बचे हैं, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, इसी में से आंसर होगा। क्योंकि आपको पता है कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3 होते हैं। जैसे संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, वैसे वचन भी क्या होते हैं? 3 होते हैं। और पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, सेवा महे में
कौन सा वचन है? तो इसमें इस शब्द में क्या है? उत्तम पुरुष बहुवचन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुवचन। अब बहुवचन कैसे है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। तो ये आपको पता है कि वचन भी 3 है, लिंग भी 3 है, और जो आपको शब्द दिया गया उसमें आपसे पूछा गया कि वचन पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वचन क्या है इसका? बहुवचन है। बाकी इसमें आपसे वो नहीं पूछा है, कुछ लकार या लिंग नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पितृन रूप है। शब्द आपका दे दिया गया पितृन, ज्यादातर ग्रामेटिकल क्वेश्चन है। पितृन रूप है प्रथमा बहुवचन का, द्वितीय बहुवचन का, सी तृतीया द्विवचन का, या पंचमी बहुवचन का। इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है द्वितीय बहुवचन का। करेक्ट आंसर क्या है? द्वितीय बहुवचन। इसमें आप शब्दरूप अगर लिखने जाएंगे, पूरा पिता शब्दरूप उसको याद करेंगे, उसमें आप देख लेंगे कि कौन सा बहुवचन है, कौन सा एकवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इत्यादय में संधि है। आपको शब्द दे दिया गया है इत्यादय। इत्यादय में कौन सी संधि है? ए यण संधि, बी दीर्घ संधि, सी गुण संधि, या डी वृद्धि संधि। तो आप कैसे पहचानेंगे इसमें कौन सी संधि है? वेरी इजी, आप उस शब्द का संधि कर लीजिए। अगर आप इत्यादय की संधि करेंगे तो संधि क्या होगा? इति प्लस आदय। तो इसमें इति प्लस आदय जोड़ के क्या बना है? या बना है। तो ई और आ, यहाँ इति का ई और आदय का आ, ई और आ, हरस जो दीर्घ ई है, दीर्घ ई और आ मिलकर क्या बना है? य बना है। तो ऐसा किसमें होता है? ये यण संधि में होता है। और यण संधि में भी सूत्र है। यण संधि का सूत्र क्या है? इको यंची। तो यहाँ इको यंची सूत्र से क्या हुआ है? यण संधि हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे संधि के कितने भेद है? उन जो तीनों भेद के, कि स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, उसके भी आपको भेद पढ़ने हैं कि कौन कौन से भेद हैं। तो वो भेद अगर आप याद रखते हैं तो आप शब्द देखकर शब्द में कौन सी संधि हुई है या कौन से सूत्र से हुआ है वो बहुत आराम से बता सकते हैं। ये सब बहुत ईजी है, ऐसा कोई टफ नहीं है कि आप नहीं आंसर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजंता का संधि विच्छेद है। शब्द दे दिया गया आपको अजंता। अजंता का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट है आपका अज प्लस अंत, बी अ प्लस जंत, सी अच प्लस अंत, या डी अजा प्लस अंत। तो इसका संधि करेंगे तो क्या होगा? अच प्लस अंत। तो इसका सही ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये किसका एग्जाम्पल है? यह व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है? सिर्फ संधि विच्छेद पूछा गया, तो आप आंसर क्या बताएंगे? सी, अच प्लस अंत। वैसे अगर आपको नॉलेज के लिए जानना है तो ये किसका एग्जाम्पल है? व्यंजन संधि का है। और इसमें कौन सा सूत्र आया है? झलाम झस ससी जो है उसका सूत्र आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद विषयक मान्यता क्या है? वेद विषयक मान्यता क्या है? ए पौरुषेय, बी अपौरुषेय, सी किसी कवि की रचना है, डी किसी अकवि की रचना है। अब ये अकवि तो कुछ होता नहीं है, तो ऐसे ही दे दिया गया आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी अपौरुषेय, ठीक है। बी अपौरुषेय। आपका जो ऊपर आपका कुछ सिलेबस में दिया है वैदिक साहित्य, उसमें आपको वेद, ब्राह्मण, आख्यक और उपनिषद इसमें पढ़ना है, इसमें डिटेल पढ़ना है। तो उस डिटेल से भी क्वेश्चन आपका आएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि वेद विषयक मान्यता क्या है? अपौरुषेय है। अपौरुषेय कैसे है? वेद और वेदों को अपौरुषेय माना गया, अर्थात वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की है, इसलिए इसको क्या माना गया? अपुरुषेय। मतलब ये किसी पुरुष के द्वारा रचित नहीं है, बल्कि वेद के मंत्र संदेश रूप में अलौकिक दिव्य शक्ति द्वारा सुने गए। मतलब वो जो दिव्य शक्ति होती है, अलौकिक दिव्य शक्ति है, उसके द्वारा सुने गए, उसके बाद उसको किसी ने मतलब संकलित किया है। वेद के अधिकांश वर्ण, विषय, प्राकृतिक शक्तियों एवं
अंतरिक्षीय देवी देवताओं से संबंध होता है। ये क्या होता है, जो एस्ट्रोलॉजिकल आप देखेंगे ना, ऊपर के जो भगवान सब होते हैं उनके उनसे रिलेटेड होते हैं। सारे भगवान ऊपर ही रहते हैं, तो जितने भी देवी देवता हैं, बहुत सारे ऐसे देवी देवता हैं कि आप जो सनातन धर्म है उसमें बहुत से लोग तो उतने करोड़ देवी देवता के नाम भी नहीं जानते हैं। तो आप लोग को इतना डिटेल अगर पढ़ना है तो उसमें आपको जो वेद, ब्राह्मण, आर्चक, उपनिषद है उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अंतरिक्षीय देवी देवताओं से संबंध है या संबोधित करते हुए है। ठीक है, अपने उद्विकाशीय काल में वेद कंठ दर कंठ और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे, मतलब किसी से सुन सुन कर अब उसका रचना होता है। क्या पहले क्या होता था, जैसे कि आकाशवाणी हुई या लौकिक शक्ति हुई, तो किसी पर्टिकुलर एक आदमी का नाम हम लोग नहीं बोल सकते, इसलिए यहाँ पे क्या है, अपौरुषेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तिनापुर राजधानी है, ये भी वेरी इजी क्वेश्चन। हस्तिनापुर किसकी राजधानी है? ए कौरवों की, बी पांडवों की, सी सहस्त्र अर्जुन की, या डी सुदम्न की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हस्तिनापुर। ये जो हस्तिनापुर वर्ड है या जगह का नाम है, इसमें आप इसको कहाँ मिलेगा? आपको महाभारत में मिलेगा। तो महाभारत में आप कौरव पांडव पढ़े ही हैं, ये कहानी आप सब लोगों को पता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए कौरवों की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पतंजलि वाणी शुद्ध अर्थ, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ अरचयत। इसमें आपको बताना है ऑप्शन ए आयुर्वेदम, बी धनुर्वेदम, सी ऋग्वेदम, या डी व्याकरणम। ये जो पतंजलि वाणी शुद्ध अर्थ जो है वो किसने रचना की? तो रचना में क्या था? आयुर्वेद था, धनुर्वेद था, ऋग्वेद था, या व्याकरण था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी व्याकरणाम। तो आप अष्टाध्यायी पढ़े ही होंगे। पतंजलि का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? महाभाष्य है। तो महाभाष्य आपसे क्वेश्चन पूछा गया। महाभाष्य पाणिनि के व्याकरण संबंधी काव्य ग्रंथ की काव्यात्मक सिद्धांतों का वर्णन विश्व प्रसिद्ध है। मतलब जो महाभाष्य जो है, महाभाष्य में पाणिनि के व्याकरण संबंधी काव्य ग्रंथ की काव्यात्मक सिद्धांतों का वर्णन विश्व प्रसिद्ध है, मतलब बहुत फेमस है, ये वर्ल्ड लेवल पे है। पाणिनि का ग्रंथ क्या है? अष्टाध्यायी है, जिसमें व्याकरण सिद्धांत संबंधी 8 अध्याय हैं। पाणिनि और पतंजलि प्राचीन भारत के व्याकरण है। मतलब ये जो पतंजलि है और जो पाणिनि है, ये बाबा रामदेव वाला पतंजलि से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, अगर आप वो उसमें कंफ्यूज होते हैं तो आप आयुर्वेद लगाएंगे, लेकिन आयुर्वेदम सही आंसर नहीं है, व्याकरणम सही आंसर होगा। ठीक है, व्याकरणाम। तो पाणिनि और पतंजलि किससे रिलेटेड है? व्याकरण से रिलेटेड है। आप ये सोच के कि बाबा रामदेव से पतंजलि का प्रोडक्ट है, ये सोच के अगर लाइन लगाते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जिससे व्याकरण सिद्धांत संबंधी 8 अध्याय, अष्टाध्यायी में सबको पता है 8 अध्याय हैं। उसी तरह पतंजलि का भी प्रसिद्ध ग्रंथ है, क्या है वो? महाभाष्य है। वो भी क्या है? ग्रामर से रिलेटेड है। तो पतंजलि हुए या पाणिनि हुए, दोनों का व्याकरण का ग्रंथ है। आपको वो ग्रंथ नाम याद रखना है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। पाणिनि और पतंजलि प्राचीन भारत के व्याकरण है। षड दर्शन में पतंजलि का योग दर्शन सर्वाधिक लोकप्रिय है। पतंजलि का जो योग दर्शन है वो क्या है? सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो ये जो क्वेश्चन था आपका, पतंजलि वाणी शुद्ध अर्थ डैश अरचयत, पतंजलि ने वाणी को शुद्ध करने के लिए किसकी रचना की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्याकरणाम। ठीक है, व्याकरणाम की रचना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, कष्ट प्रदा खलु, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ। कष्ट प्रदा खलु, कष्ट प्रदा खलु, उसको आपको आगे का लाइन कंप्लीट करना है। क्या होगा? ए संप्रति, बी विद्वता, सी दरिद्रता, या डी धार्मिकता। तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका मतलब क्या होता है? कष्टप्रद व्यक्ति या स्थान सदैव जिसको कष्ट होता है, वो अगर किसी को प्रॉब्लम है, मान लीजिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उसके पास क्या होगा? हमेशा पैसे का प्रॉब्लम है, वो हमेशा गरीब ही रहेगा। तो इस लाइन का क्या मतलब है? कष्ट प्रदा खलु दरिद्रता। तो दरिद्रता उसको है तभी तो उसमें कष्ट है, उसके पास पैसे नहीं है तभी वो सारा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अगर आपके पास आज 2 करोड़ या 20 करोड़ आ जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप अपना जो भी प्रॉब्लम है वो सारा सॉर्ट आउट करेंगे। तो जिसके पास पैसा नहीं है, मतलब जो दरिद्र है, उसी को सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, कष्टप्रदा खलु दरिद्रता, इस सूक्ति में पता चलता है कि कष्टप्रद व्यक्ति
स्थान सदैव दरिद्रता में जीता है। जो कष्टप्रद व्यक्ति वो हमेशा क्या है, दरिद्रता में जिएगा, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो ये ऐसे लाइन देकर आपसे कंप्लीट करने को पूछा जा सकता है या इसका मतलब पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्षिप्राय कस्मिन तटे वेधशाला स्थित अस्ति। क्षिप्राय यह नदी का नाम है। क्षिप्राय कस्मिन तटे वेधशाला स्थित अस्ति। आंसर है ए पूर्वस्मिन, बी पश्चिमे, सी उत्तरे या डी दक्षिणे। आपसे डायरेक्शन पूछा गया है कि जो क्षिप्रा नदी है उज्जैन की, वो का उसका जो दिशा है वो कौन से दिशा में है। ए पूर्वस्मिन, पूर्व में है, या पश्चिम में है, सी उत्तर में है, या डी दक्षिण में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी उत्तर में है। ठीक है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। क्षिप्रा नदी के उत्तर में वेधशाला बनाई गई है। आप उज्जैन जाके देखेंगे, क्षिप्रा नदी के उत्तर में क्या है, वेधशाला है। उज्जैन की इसी क्षिप्रा नदी तट पर महाकालेश्वर का मंदिर है। यहाँ पे क्या है, महाकालेश्वर का फेमस मंदिर है। अभी सावन चल रहा, आप वहां जाके जल चढ़ा सकते हैं। यहीं पे प्रत्येक 6 वर्ष पर क्या लगता है, अर्ध कुंभ मेला लगता है। कितने वर्ष पर, 6 वर्ष पर। यहाँ पे महाकाल भगवान शिव की अर्चना होती है। उन्नत विकसित प्रवीण जैन को उज्जैन कहते हैं। मतलब उज्जैन का, यहाँ पे उज्जैन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि उन्नत विकसित और प्रवीण जैन जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, उज्जैन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान, क्वेश्चन क्या था आपका कि किसके तट पर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, रामायण महाभारत और फिर नदियों के नाम जितने भी हैं। तो क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है संस्कृत में। आपसे जितने भी वैदिक है, पौराणिक है, उपनिषद है, ग्रंथ है, जितने भी खंड काव्य, महाकाव्य, नाटक, सबसे किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये यहाँ पे उज्जैन का क्वेश्चन क्यों आया, अगर आप मेघदूत पढ़ेंगे और वैसे भी कालिदास को आपको पढ़ना ही है, तो कालिदास का ये जो जन्म स्थान है, कर्म स्थान भी बोल सकते हैं, तो कालिदास से रिलेटेड है। आप अगर संस्कृत पढ़ रहे हैं और कालिदास को नहीं पढ़ रहे हैं तब तो बेकार ही हो गया। तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जितने भी है, भारवी हुए या भास हुए, दंडिन हुए या जितने कालिदास हुए, जितने भी राइटर है उनसे रिलेटेड, उनसे प्लेस ऑफ बर्थ, उनका नेटिव प्लेस, ये कहाँ के हैं या किसके काल में थे, वो सब क्वेश्चन भी आने के पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पास ना कोई ऐसा कोई मॉडल सेट नहीं है, एसएससी सीजीएल ने कोई मॉडल सेट नहीं दिया है कि आपके लैंग्वेज पेपर में, स्पेशली संस्कृत में अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन दे दिया गया है कि 100 क्वेश्चन आएगा, सिलेबस मेंशन कर दिया गया, लेकिन कोई मॉडल सेट नहीं है, कोई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी नहीं मिला है अभी तक कि ऐसे अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आएगा। तो जो आप गेस कर सकते हैं कि ग्रामर का ये पोर्शन है या लिटरेचर का ये पोर्शन है या भाषा विज्ञान है, साहित्य का इतिहास है, इससे रिलेटेड, या फिर जितने भी आपके ऑथर्स हैं, थिंकर्स हैं, तो उसमें कालिदास हुए, भास हुए, भारवी हुए, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो इनसे रिलेटेड आप सारा फैक्ट्स याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तट्टिका में संधि। शब्द दिया है तट्टिका। तट्टिका में आपसे पूछा गया है कि संधि कौन सी हुई है। तो सिंपल है, आप इस वर्ड का संधि कर लीजिए, आप समझ जाएंगे कि कौन सी संधि हुई है। तट्टिका की संधि करेंगे तो क्या होगा, तत् प्लस टिका। ठीक है, तो तत् प्लस टिका करेंगे तो इसके ऑप्शन है ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि या डी स्वर विसर्ग संधि। तो तत् प्लस टिका करेंगे तो क्या होता है, तट्टिका व्यंजन संधि होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया है, व्यंजन संधि। ये किस सूत्र से बना है, जब आप स वर्ग या त वर्ग, स या त जो तालव्य श है, ठीक है, सपेरा वाला, त वर्ग या ट वर्ग से संपर्क में आए तो स और जो तालव्य श है उसका क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स में हो जाएगा और जो त और ट में बदल जाएगा। ठीक है, इसका सूत्र है, आप संधि अगर आप पढ़ें तो आपको सूत्र विथ एग्जाम्पल याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समास से है, ये भी इजी क्वेश्चन है। राज्य पुरुष में समास क्या है, ए तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व समास, सी बहुव्रीहि समास या डी कर्मधारय समास। अब आप शब्द देखिए, उसका विग्रह कीजिएगा तो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि कौन सा समास है। राजपुरुष का अगर हम लोग विग्रह कहते हैं तो क्या हो जाता है,
राजा का पुरुष, ठीक है। तो जब राजा का पुरुष बोल रहे हैं तो इसमें आप देखिए कारक का चिन्ह आ रहा है, कहाँ आ रहा है, राजा का पुरुष, राजपुरुष। जब कारक का चिन्ह आता है तो कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास हो जाता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान रहता है, या तो उत्तर पद या तो जो पूर्व पद या उत्तर पद। उत्तर पद मतलब पूर्व मतलब पहला, उत्तर मतलब बाद में। तो जो पद प्रधान होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। राजपुरुष का प्रधान पद क्या है, पुरुष है, जो कि इस पद पर है, तथा अगर आप इसको विग्रह करेंगे तो राजा का पुरुष हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग विग्रह करते हैं तो इसका कौन सा समास आएगा, तत्पुरुष समास आएगा। कौन सा तत्पुरुष आएगा, का के की किस में आता है, अब कर्ता ने कर्म को करण से करके देख लीजिए, षष्ठी तत्पुरुष आएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका समास से है। सीता रामौ, सीता रामौ में कौन सा समास है, इसका विग्रह कीजिए। आप देखिए सीता रामौ में दोनों पद प्रधान है, सीता और राम। तो जहां दोनों पद प्रधान होते हैं उसमें कौन सा समास होता है, ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी द्वंद, सी कर्मधारय या डी अव्यय भाव। तो जिस समास में प्रथम पद और दूसरा पद दोनों प्रधान हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद समास कहते हैं। और द्वंद का अर्थ भी क्या होता है, दो होता है। तो इसमें आप देखिए दोनों हैं, सीता और राम दोनों हैं, तो कौन सा समास हो गया है, द्वंद समास हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी समास से, पीतांबर में कौन सा समास है, इसका भी आप विग्रह कीजिए। पीत है अंबर जिसका, तो कौन से भगवान जो होते हैं कि अंबर मीन्स कपड़ा, और पीला, पीला कपड़ा कौन से भगवान पहनते हैं। ऑप्शन है ए द्वंद समास, बी तत्पुरुष समास, सी बहुव्रीहि समास या डी कर्मधारय समास। तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास हम लोग किसको बोलते हैं, वैसा समास जो अपना अलग अर्थ देते हैं। तो जो भी अलग अर्थ देते हैं उसको क्या बोला जाता है, बहुव्रीहि समास बोला जाता है। तो पीतांबर जो है हम लोग किस भगवान को बोलते हैं, भगवान विष्णु को बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लक्ष्मी कम उपैती, लक्ष्मी कम उपैती। ऑप्शन है का पुरुषम, बी मन बुद्धिम, सी देवाधीनम, डी उद्योगिनी पुरुष सिंहम। इसमें आपको बताना है लक्ष्मी उद्यमी पुरुष के पास निवास करती है। आपसे पूछा गया लक्ष्मी कहाँ निवास करती है, तो जो उद्यमी पुरुष, उद्यमी मीन्स जो मेहनत करते हैं, उद्यमी मीन्स इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, जो मेहनत करेंगे। तो जो भी इंसान मेहनत करेगा तो वैसे लोग के पास क्या होगा, लक्ष्मी जाएगी। ऐसे पुरुष अध्ययन, नियोजन, संयोजन, परिणामों के अध्ययन और संबंध संसाधनों की व्यवस्था में निरंतर जुटे रहते हैं। कैसे आदमी, जो रेगुलर काम करेंगे, अध्ययन अध्यापन से जुड़े रहेंगे, जो संबंध संसाधनों की व्यवस्था में निरंतर जुटे रहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, उद्योगिना पुरुष सिंहम। जो भी उद्योग मतलब कि जो मेहनत करते हैं, आपने एक श्लोक भी पढ़ा होगा, उद्यमेन ही कार्यन्ति। अब उस श्लोक में डिटेल मैं अभी नहीं बता रही हूँ, आपसे यहाँ पे पूछा गया लक्ष्मी कम उपैती। तो ये आपका ये चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया। आप सुखनासोपदेश पढ़ेंगे तो उसमें ये जो कादम्बरी है, आपके सिलेबस में है कादम्बरी, कादम्बरी पढ़ेंगे तो उसमें कुछ श्लोक इन लक्ष्मी जी से ही रिलेटेड है, तो वो आपको डिटेल में पढ़ना है। लक्ष्मी चंचला है या लक्ष्मी एक के पास नहीं रहती है, तो ये सारा श्लोक जो उनसे रिलेटेड कुछ श्लोक भी है, लक्ष्मी जी से रिलेटेड बहुत सारा श्लोक है, तो आप वो श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उद्योगिना पुरुष सिंहम। जो भी इंसान मेहनत करते हैं उनके पास लक्ष्मी जी आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष कस्मिन् भागो विद्या अर्जिता भवति। ऑप्शन ए प्रथमे, बी द्वितीय, सी तृतीय या डी चतुर्थ। आपसे पूछा गया है कि आयु के किस भाग में विद्या अर्जित करनी चाहिए, किस भाग में विद्या का अर्जन किया जाता है। तो जो स्टार्टिंग फेज होता है, कोई भी बच्चा जब बोलना सीखता है तो उसको पढ़ाया जाता है, तो जो स्टार्टिंग फेज होता है उसी फेज में इंसान पढ़ाई करता है। ए प्रथमे, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
जो मनुस्मृति है उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया। ऐसे तो आप लाइफ टाइम चाहे तो पढ़ाई कर सकते हैं, डिफरेंट रिसर्च वर्क कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। साइंटिस्ट या डॉक्टर या लॉयर क्या करते हैं, वो लाइफ टाइम अपना थीसिस, जो साइंटिस्ट होंगे वो लाइफ टाइम रिसर्च ही करेंगे, या जो स्कॉलर होगा वो लाइफ टाइम पढ़ेगा। तो ये अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आयु के किस अवस्था में पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार मानव जीवन की 4 अवस्थाएं, ये आपको पता है, जो कि 5-5 में डिवाइड होता है। पहला होता है ब्रह्मचार्य या विद्या अध्ययन, जो ब्रह्मचार्य आश्रम है उसी में विद्या अध्ययन स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद 25 से पहला होता है 1 से 25, उसके बाद होता है 25 से 50 गृहस्थ आश्रम होता है, 50 से 75 वानस्पत आश्रम होता है, और 75 से 100 सेंचुरी तक संन्यास आश्रम होता है। तो आजकल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतना है नहीं कि इंसान सेंचुरी कंप्लीट करेगा, तो 50 हार्डली 50 से 75 मैक्सिमम होता है। तो विद्या अर्जन कब कर लेना चाहिए, अकॉर्डिंग टू इसका जो आंसर होगा प्रथमे, ठीक है, जो ब्रह्मचार्य आश्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होता है विद्या कया इव रमयति। क्वेश्चन है विद्या कया इव रमयति। ऑप्शन ए माता इव, बी कांता इव, सी भगिनी इव, या डी लक्ष्मी इव। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, विद्या किसके भांति रमण करती है, ठीक है, किसके जैसे विद्या रमण करती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, कांता इव। विद्या कांता की भांति रमण करती है। कांता मतलब, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका तात्पर्य क्या है, विद्या से विनय आती है, तो पता ही है विद्या ददाति विनयम। तो विद्या के साथ कांति या कांता भी आती है, मतलब आप जिस चीज में आप अगर किसी चीज का नॉलेज लेते हैं तो आपको क्या आता है, उस चीज का नॉलेज मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है। तो आपका जो अंधकार से आप क्या, अंधकार से लाइट में आते हैं, अंधकार से प्रकाश में आते हैं, तो वो कांता होता है, आपकी चमक बढ़ता है। मान लीजिए कि आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, वो चीज जब भी आप पढ़ते, अगर आप पढ़ते हैं और आपको लगता है कि ये आप पहले नहीं सुने थे, तो वो चीज आप में एक नया उत्साह लाता है, चमक लाता है। तो इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि विद्या कया इव रमति, विद्या किस चीज को बढ़ाता है, आपके अंदर जो नॉलेज है उसको बढ़ाता है, और नॉलेज बढ़ने से आप में चमक बढ़ता है, तो वो जो अंधकार से आपको प्रकाश में लाया जाता है, ठीक है। तो विद्या से जागरूकता बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ा आप में। जागरूकता स्त्री सूचक शब्द है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कांता का प्रयोग है। कांता भी क्या है, स्त्री सूचक शब्द है, कांता स्त्रियों का नाम होता है। तो कांता मतलब क्या होता है, चमक हुआ। तो विद्या के साथ हम लोग को क्या, विद्या के साथ हम लोग को नॉलेज मिलता है, चमक आता है, मतलब हम लोग अंधकार से प्रकाश की ओर आते हैं, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि पदम किम अस्ति। आपको शब्द दे दिया गया बुद्धि पदम किम अस्ति, व्रत धारणम, पात्र दानम, सी प्रीति प्रदानम, डी तत्व विचारणा। इसमें आपसे बुद्धि का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन ही होगा तत्व विचारणा। कैसे होगा, बुद्धि का प्रतिपल क्या है, विचार है, और बुद्धि विचार का कारण और परिणाम भी है। विचार का बुद्धि का प्रतिपल विचार है, मतलब हम लोग जो सोचते हैं तो कहाँ से सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वही चीज आप किसी को बोलते हैं तो सामने वाला बोलता है देखो इसका थिंकिंग कैसा है, वो क्या सोचता है। तो सोच आपका कैसा, उससे आपका जो व्यू पॉइंट है वो बनता है। तो उस चीज के लिए आपका बुद्धि होना चाहिए। बुद्धि का प्रतिपल विचार है, और बुद्धि विचार का कारण और परिणाम भी है। जो आप बोलते हैं किसी को, तो आप पहले उसके बारे में कुछ सोचे होंगे तभी तो बोलते हैं ना, ऐसे ही तो नहीं कुछ भी जाके आप, जैसे प्रधानमंत्री मोदी हैं उनको आप जाके कुछ भी बोल दीजिएगा, ऐसा तो नहीं। आप उनसे, उनके सामने कुछ बोलने से पहले 10 बार क्या 100 बार 1000 बार सोचिएगा कि हम किससे बात कर रहे हैं। और ऐसे ही आपको अपने घर में किसी मेंबर को बोलना, तो आप उठा के खुशी बोल देते हैं, क्योंकि वो आप वहां बुद्धि का प्रयोग नहीं करें कि खुशी बोल देंगे, आपको पता है खुशी बोल देंगे कोई असर नहीं होगा। यही आप प्रेसिडेंट के लिए कुछ बोलते हैं या प्राइम मिनिस्टर के लिए कुछ बोलते हैं, तो आपको 1000 क्या लाखों बार सोचना पड़ेगा। तो वहां पे आप अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे। तो बुद्धि से आप में क्या आता है, विचार आता है।
विचार का कारण और परिणाम भी क्या है? बुद्धि। आप में कैसा विचार आ रहा है उसका कारण और परिणाम, जो आप बोल रहे हैं उसका रीजन और उसका रिजल्ट, आप क्या बोलेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ये सब चीज हम लोग किस चीज से पता करते हैं? ये सब चीज बुद्धि से ही आता है। आप किसी को भी ऐसा कुछ ऐसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो इसका मतलब नहीं कि आप किसी को गाली दे देंगे। आप उसको गाली दीजिएगा तो वो न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई करेगा, वो भी आपको ऐसे ही तो नहीं छोड़ेगा, वो भी आपको गाली देगा। तो ये जो आप लोग गाली गलौज करेंगे तो उससे पता चलेगा कि आपकी बुद्धि कैसी है, आप क्या सोचते हैं, और बिना परिणाम का सोचे हुए आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो बुद्धि जब विशिष्टता को प्राप्त करती है तो विवेक कहलाती है। यही बुद्धि जब विशिष्ट हो जाती है, स्पेशल हो जाती है, तो क्या? विवेक कहलाती है। विवेक ही संस्कृत धर्म शास्त्रों में मतित्व कहलाया है। तो ये चीज जो आप इतना डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं ये आपको किसमें पढ़ने? वेदांग जो है आपका, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, इस चीज से, ये चीज से आपका ये क्वेश्चन आया है। तो आपको ये चीज डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, बुद्धि, विचार, सोच, ये सब कैसे आता है। अगर आपका यूपीएससी या सिविल सर्विसेज पीसीएस में एथिक्स सब्जेक्ट है तो उससे भी ये रिलेटेड क्वेश्चन है। विवेक ही संस्कृत धर्मशास्त्रों के प्रत्युपन मतित्व कहलाया है। चिंतन, मनन, विचार की बुनियाद होती है। क्या होता है? विवेक होता है। मनोविज्ञान में इन्हें बुद्धि और तर्क का कारण बताया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ? बैक टू द क्वेश्चन, बुद्धे परम किम अस्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तत्व विचारना, किसी चीज के बारे में सोच समझकर उसको बोलना या व्याख्या करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वय कृते निम्यम किम वर्धते। वय कृते निम्यम किम वर्धते? ए धनम, बी भोग, सी ऐश्वरम या डी विद्या। इसमें आपसे पूछा गया वय कृते निम्यम किम वर्धते, डेली आप कुछ जो खर्च करते हैं उससे क्या बढ़ेगा? व्यय के कृत करने से, व्यय के कृत करने से क्या बढ़ेगा? धन बढ़ेगा, भोग बढ़ेगा, ऐश्वर्य बढ़ेगा या डी विद्या बढ़ेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विद्या बढ़ेगा। कैसे? नित्य प्रतिदिन व्यय करने से विद्या घटने के बजाय बढ़ती है। आप विद्या का अर्जन जितना करेंगे विद्या उतनी बढ़ेगी। विद्या ऐसा नहीं है, विद्या को आप जितना किसी को बताइए, समझाइए या विद्या का डिस्कशन कीजिए, विद्या बालन का नहीं, विद्या जो नॉलेज है आपका, जो आप पढ़ रहे हैं उस चीज को आप जितना डिस्कस करेंगे उससे आपको क्या? आपको ही फायदा होगा। और वो चीज का आप जितना डिस्कशन करते हैं उससे वो चीज उतना बढ़ता है। बाकी जो चीज है वो घटेगा, लेकिन विद्या जो आपके लाइफ टाइम या आपके लाइफ के बाद भी, आप रहे या नहीं रहे, आपने जो बोला है, कहा है, या बहुत जो राइटर होते हैं, उपन्यासकार, खंडकाव्य, महाकाव्य जो होते हैं, तो वो चीज क्या होता है? वो बढ़ता ही रहता है, वो घटता कभी नहीं है। तो नित्य प्रतिदिन व्यय करने से विद्या घटने के बजाय बढ़ती है। कहा भी गया है कि विद्या या ज्ञान भार क्रिया बिना, अर्थात क्रिया व्यवहार के बगैर ज्ञान का भार संपन्न होता है। विद्या का अर्थ क्या होता है? जानना। मतलब आप विद्या का जितना डिस्कशन करेंगे, उसका जितना प्रसार प्रचार करेंगे वो उतना ही बढ़ेगा। वो उसको गोदरेज में रख के लॉक लगा के रखने की चीज नहीं है। ठीक है, तो ये सारा जो डिटेल आपको इसमें वेदांग में पढ़ना है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद जो है ये आपको सिलेबस में दिया गया है, तो इतना डिटेल आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। संति पदे धातु अस्ति। संति पद में कौन सा धातु है? बहुत इजी क्वेश्चन है। आप संस्कृत पढ़ना शुरू करेंगे तो असी, स्थ, अस्ति, संति, आसित, अस ये पढ़ते ही हैं। तो इसका आपसे पूछा गया है कि इसका धातु क्या है? ए भू, बी अस, सी जनी या डी जागरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अस धातु हो जाएगा। अस धातु का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। संति शब्द अस धातु से बना है। अस का अर्थ होता है होना, जिसका धातु लट लकार क्या वर्तमान काल में जब हम लोग बोलते हैं अस्ति स्त संति, तो संति क्या? बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिक्षु पदस्य मूल शब्द अस्ति। शब्द आपका दे दिया दिक्षु। दिक्षु पद का मूल शब्द क्या है? ए इक्षु, बी दिदिक्षु, सी दिश या डी विश।
इसमें आपको क्या बताना है, मूल शब्द बताना है। मूल शब्द क्या होगा, मूल शब्द हो जाएगा दिश, ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा। दिशा शब्द से बना है, दिशा में श, कभी कभी ये जो हम लोग मूर्धन्य स होता है ना वो लिखते हैं, ठीक है। इसको कभी कहीं कहीं पे ख भी बोला जाता है, जैसे भाषा में भाखा लिखा जाता है, जैसे आप पाली प्राकृत या कोई और लैंग्वेज पढ़ेंगे, या आप ये जो आप पढ़ रहे हैं इसमें भी डिफरेंट लैंग्वेज है। पेपर 2 जो है जेएसएससी सीजीएल में, जैसे खोटा है, करमाली है, कुडुख है, हो है, तो कुछ कुछ भाषा या हिंदी से रिलेटेड है तो उसमें छ की जगह ख का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अधित विद में समास होगा। शब्द है आपका अधित विद, इसमें आप पहले विग्रह करेंगे तब समास बताएंगे। विग्रह करके देखिए, अधिता विद्या येन स, अधित विद्या कहलाएगा, ठीक है। अर्थात विद्या अर्जन कर लिया हो या विद्या सीख लिया हो उसे क्या कहते हैं, विद्वान कहते हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन सा समास है, ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व या डी बहुव्रीहि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी बहुव्रीहि, क्योंकि आप जब इसका विग्रह किए तो क्या हुआ, जिसने विद्या सीख लिया हो, तो जिसने विद्या सीख लिया तो वो विद्वान हो गया, विद्वान हो गया। तो इसमें क्या होता है, बहुव्रीहि समास में क्या होता है, जो अपना विशेष अर्थ देता है विग्रह करने पे, तो ये शब्द अपना विशेष अर्थ दे रहा है, तो यहाँ पे कौन सा समास हुआ है, बहुव्रीहि समास हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्री धातु में कत्वतु प्रत्यय लगा दिया गया। अब आपको बताना है कि कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है। ऑप्शन है आपका पूर्वाण, ए ऑप्शन, बी है कर्तवान, सी कृतवान या डी कृत्वा। कौन सा प्रत्यय लग रहा है आपका इसमें, कत्वतु प्रत्यय लग रहा है। तो कत्वतु प्रत्यय लगने के बाद कौन सा शब्द बनेगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, कृतवान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्री प्लस न्यत, क्री प्लस न्यत करने से कौन सा शब्द बनेगा, ए कारणम, बी कार्यम, सी करणीयम या डी कारणीयम। इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द बनेगा, कौन सा शब्द बन रहा है आपका, बी कार्यम। न्यत प्रत्यय आप लगाइए, न्यत प्रत्यय लगा के आप देखेंगे आपका शब्द क्या बन जाएगा, क्री प्लस न्यत कार्यम होगा, ठीक है। ये आपका उपसर्ग प्रत्यय है, उसमें या तो आप सूत्र याद कर लीजिए एक बार में हो जाएगा, या फिर ऐसे करके शब्द पढ़ लीजिए। नेक्स्ट शब्द है आपका गुप प्लस न्यत, इसमें प्रत्यय लगाकर पूछा गया है। प्रत्यय में ऐसे या तो आपसे प्रत्यय लगाकर पूछा जाएगा या शब्द दे दिया जाएगा, आपसे शब्द का अर्थ भी पूछा जा सकता है। गुप प्लस न्यत प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द बनेगा, ए गोपनीयम, बी गोपनम, सी गोप्यम या डी गोप्यम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन दिया, चार ऑप्शन में आपको सही आंसर बताना है। सही ऑप्शन है इसका डी गोप्यम, ठीक है। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन का है नहीं, आपको प्रत्यय दे दिया गया और शब्द पूछा गया है, तो गुप प्लस न्यत लगाएंगे तो गोप्यम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको प्रत्यय दे दिया गया है, शब्द पूछा गया है, ची प्लस तव्यत, ची प्लस तव्यत करने पे कौन सा शब्द बनेगा, चितव्यम, चेतव्यम, सी चेतव्यम या डी चयनियम। तो इसमें कौन सा शब्द बन रहा है, ची जोड़ तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो चेतव्यम होगा, कौन सा वाला, ऑप्शन सी चेतव्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रत्यय से, भिद प्लस अनियर, भिद प्लस अनियर शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, ए भेदनियम, बी भेदनम, सॉरी,
फिर से देखिए क्वेश्चन, भेद प्लस अनियर में शब्द बनेगा ए भेद नियम, बी भेदनम, सी भेदितव्यम या डी भेदम। आपका शब्द क्या बनेगा? भेद नियम। भेद प्लस अनियर शब्द जोड़ने पे क्या बनेगा? भेद नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, त्यज प्लस अख्ता। त्यज प्लस अख्ता से कौन सा शब्द बनेगा? ए त्यजित, ए त्यक्ता, सी त्यक्ता और डी त्यक्ता। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी त्यक्ता। त्यज मतलब जो त्याग देना होता है, धातु क्या होगा? त्याग देना। तेज प्लस अक्ता क्या बन जाएगा? त्यक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रु प्लस न्यूल प्रत्यय शब्द क्या बनेगा? ए श्रावम, बी श्रवणम, सी श्रावणम, डी श्रव्यम। ऑप्शन क्या है आपका? ए श्रावम, बी श्रवणम, सी श्रावणम या डी श्रव्यम। तो आपका शब्द क्या बनेगा? श्रवणम। ठीक है, श्रवणम, ऑप्शन बी। सारा प्रत्यय से ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गम प्लस ल्यूट। गम प्लस ल्यूट से कौन सा शब्द बनेगा? ए गम्यम, बी गमनम, सी गामम, डी गत्वा। तो शब्द क्या बनेगा आपका? गम्यम। तो जितने भी प्रत्यय हैं आप उसको एक जगह लिख लीजिए, इससे मूल शब्द क्या है, धातु शब्द क्या है उसका, और कौन सा प्रत्यय लग रहा है, और जो शब्द जो बनेगा वो कौन सा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 का ए गम्यम, ल्यूट प्रत्यय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्री प्लस इक्तिन से कौन सा शब्द बनेगा? ए की करती, बी कृति, सी करोति या डी कृत्वा। तो इसमें शब्द बनेगा कृति, जो ऑप्शन बी है आपका। ठीक है, क्री धातु में इक्तिन प्रत्यय करके कृति बनेगा, विसर्ग वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं। गम धातु का लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होगा? तो गम धातु का आप लंग लकार का पढ़िए, क्या हो जाता है? लट लकार होगा तो गच्छति गच्छत होगा, लंग लकार होगा मतलब पास्ट टेंस में होगा तो क्या हो जाएगा? अगच्छत अगच्छताम अगच्छन होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अगमत, बी अगात, सी अगच्छत या डी अगच्छत। इसमें दो अगच्छत है, एक में हलंत है, एक में हलंत नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का सी हो जाएगा, हलंत वाला अगच्छत हो जाएगा। तो जितने भी धातु रूप शब्द रूप आपको दिया वो आप लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। वैसे भी अगर आप लोग 6 to 10 में पढ़े या किसी ने पीजी किया हो या पीएचडी किया हो तो उन लोगों के लिए ये बहुत इजी है। आराम से आप 10 to 5 मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को पढ़ने की जरूरत भी नहीं, आप शब्द देखकर तुरंत आंसर लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू धातु का लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होगा? इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप देखिएगा। इसमें लुंग लकार दिया हुआ है, लुंग लकार नहीं होगा, लंग लकार होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ए अभौषित, बी अभृत, सी अभावी या अभविष्यत। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपको बताना है क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक से क्लियर लिखा हुआ नहीं है। भू धातु का लुंग लकार का प्रथम पुरुष जो हो जाएगा, इसमें री की मात्रा दिया है, री नहीं होगा, अभूत होगा। ठीक है, तो आंसर सही आप लोग कर दीजिएगा, ऑप्शन बी में अभूत होगा, ऊ की मात्रा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध। इसमें आपको कौन सा अशुद्ध है वो बताना है, मतलब इसमें आपको स्पेलिंग का मिस्टेक बताना है। वेरी इजी। शब्द आपका है परमार्थ, बी कृतार्थ, सी चरितार्थ, डी व्यार्थ। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? कौन सा अशुद्ध है? तो आप पहला देखिए, परमार्थ सही है, डी बी ऑप्शन कृतार्थ ये भी सही है, सी चरितार्थ। आप लिख कर देखिएगा, तो लिख कर देख के समझ में आ जाएगा कि अशुद्ध कौन सा है। तो अशुद्ध क्या हो जाएगा? अशुद्ध है डी व्यार्थ, ये अशुद्ध है।
ठीक है, 40 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। जितना हो सके आप सेट को रिवीजन कीजिए। 40 क्वेश्चन से दिए हैं, एग्जाम्स में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, तो ट्राई टू रिवाइज ऑल द गिवन सेट। जितने भी सेट का आप रिवीजन करते हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और जिन लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं किया है, 15 सेट्स दिया हुआ है जेएसएससी सीजीएल के लिए, वो आप वो लिंक पे जाकर सेट सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। झारखंड का करंट अफेयर का पोर्शन चल रहा था, आप उससे भी रिवीजन कर सकते हैं। उसमें कुछ पोर्शन बचा है, वो आगे के वीडियोस में आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे। मिसलेनियस पोर्शन बचा हुआ है, झारखंड का बजट है, फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ झारखंड है और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड बचे हुए। बाकी जो 15 सेट्स आ गए हैं उसमें आपका झारखंड का करंट अफेयर्स जो है कंप्लीट करा दिया गया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है या जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाकी के जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है देखिए, और उसमें आपको जो समझ में नहीं आ रहा आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं और आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को शेयर भी कर सकते हैं। So thanks for watching our video. Stay tuned for new updates.